नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का द वंस स्टडी प्लेटफार्म पे स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का लेक्चर है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का पार्ट 2 है। पहला लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें पुर्तगाली को और डच कंपनी को कवर किया जा चुका है। यदि आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर अवश्य देखें, ताकि एक क्रम बना रहे और आपको बेहतर समझ हो सके। तो आज के लेक्चर में हम लोग किसे देखेंगे, तो ब्रिटिश को देखेंगे, डेनिश को देखेंगे और फ्रांसीसी को देखेंगे। यही 3 टॉपिक हैं जो आज कवर किए जाएंगे। आपको फिर एक बार बता दूं कि जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो आपका जो फोकस है केवल और केवल इस बोर्ड पे होना चाहिए, इस लेक्चर पे होना चाहिए। नोट करने में टाइम वेस्ट करने और ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी टीम द्वारा हैंड रिटन फॉर्मेट में विस्तृत रूप से पीडीएफ तैयार किया गया है, इसी लेक्चर पे आधारित है। और उस पीडीएफ के लिए आपको यह जो नंबर दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप करना है। यह नंबर डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने हम लोग लेक्चर पे। तो आज हम लोग कौन सा देखेंगे, तो ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटिश को। कल के लेक्चर में हम लोग पुर्तगाली और डच को देख चुके हैं। तो हम लोग कल देखे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसकी स्थापना किया गया था 1599 में या 1600 में। और यह भी हम लोग देखे थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना तो डच से पहले होती है, किंतु इनका भारत में आगमन डचों के बाद होता है। इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो ब्रिटिश व्यक्ति था जो भारत आया था, उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। कौन आया था, तो जॉन मिल्डन जो हॉल था, जॉन मिल्डन हॉल, यह जो था भारत आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति था। और कब आया था, तो वह टाइम था 1597। कब आया था, 1597 में भारत आया था। जब यह भारत आया तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था, और इस समय जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था अकबर। तो कब आया था, किसके टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में क्या किया था, आया था जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, तो जॉन मिल्डन हॉल पहला व्यक्ति था। ठीक है, तो हुआ क्या कि ब्रिटिश में भी यह बात फैल चुकी थी कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ या भारत के साथ व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। इस वजह से वहाँ पर 217 व्यापारियों के द्वारा मिलकर कंपनी को स्थापित किया गया था। कितने व्यापारी, तो 217 व्यापारी मिलकर कंपनी को स्थापित किए थे। और इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की जो अनुमति दी थी, उस समय वो महारानी कौन थी, तो उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। क्या नाम था, महारानी एलिजाबेथ। क्या नाम था, महारानी एलिजाबेथ। इन महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को, कब, तो 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इस कंपनी को अनुमति दिया गया। तो इनके द्वारा एक टाइम पीरियड लिमिट किया गया था, जो कि 15 वर्ष था। कितना वर्ष, तो ये 15 वर्षों के लिए कंपनी को अनुमति दी थी व्यापार करने के लिए। किंतु ब्रिटेन के राजा बने जेम्स प्रथम, और उन जेम्स प्रथम के द्वारा, किनके द्वारा, तो जेम्स प्रथम के द्वारा 1609 में यह जो टाइम लिमिट था 15 वर्ष, इसे समाप्त करके अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया गया। किसे, तो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के द्वारा। ठीक है, अब हुआ क्या कि यह जब कंपनी स्थापित हो गया, भारत में आ गया, तो इस कंपनी के सुचारू संचालन के लिए 24 सदस्यों के द्वारा मिलकर एक बोर्ड का स्थापना किया गया। कितने सदस्य थे, तो 24 सदस्यों के द्वारा मिलकर
एक बोर्ड का स्थापना किया गया था, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या नाम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे वो सभी के सभी वही व्यक्ति थे जिनका निवेश इस कंपनी में था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सभी सदस्य कौन थे? ये 24 के 24 सदस्य तो इन 217 व्यापारियों में से ही थे जिनका इस कंपनी में निवेश था, यानी कि पैसा लगाए थे। और इनका जो चुनाव हुआ था, जो नियुक्ति हुआ था, कौन किया था? तो इन्हीं लोगों के द्वारा मिलकर इनको नियुक्त किया गया था। ये करते क्या थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे तो कंपनी के संचालन को देख रेख करते थे, उसको नियंत्रण में रखते थे। किंतु आगे हम लोग देखेंगे कि एक और बोर्ड का स्थापना किया जाता है, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यह 24 सदस्यों का क्या था? एक समूह था। इसके बाद देखेंगे कि जॉन मिल्टन हॉल तो पहला व्यक्ति था जो ब्रिटिश से भारत आया था। किंतु व्यापारिक दृष्टि से पूछेगा कि ब्रिटिश से भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उसमें उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। यह भारत में कब आया था? तो वो टाइम पीरियड था 1608। कब? 1608 में आता है। कहाँ आता था भारत में? तो भारत में सूरत स्थान पे आता है। किस स्थान पे? तो भारत में गुजरात के सूरत में यह आता है। यह जब आया ब्रिटिश से भारत में तो यह एक पत्र लिया हुआ था और वह पत्र जो था अकबर के नाम से लिखा हुआ था। तो कैप्टन हॉकिंस जो पत्र लेकर आया था किसके नाम से था? तो अकबर के नाम से था। किंतु 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है और इस समय 1608 में जो मुगल बादशाह थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जहांगीर। क्या नाम था? तो उनका नाम जहांगीर था। और यह कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिला था? तो आगरा में मिला था। कहाँ? तो आगरा में। इस समय कौन था मुगल बादशाह? तो मुगल बादशाह थे जहांगीर। ठीक है, ओके, आया समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग कि यह तो पहला अभियान था। दूसरा जो अभियान होता है वह होता है 1615 में। कब होता है? 1615 में होता है। किनके नेतृत्व में होता है? तो दो व्यक्तियों का नाम प्रमुख है, जिसमें एक है सर टॉमस रो और एक है एडवर्ड टेरी। कौन? तो सर टॉमस रो और एक है एडवर्ड टेरी। इन दोनों व्यक्ति 1615 में भारत आए और इस समय मुगल बादशाह जहांगीर ही थे। ये लोग जहांगीर से कहाँ मिले थे? तो ये लोग जहांगीर में मिले थे अजमेर में। एग्जाम में यह पूछा गया टॉपिक है कि सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था? तो वह स्थान था अजमेर। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद यह लोग 1608 का समय है। कब? 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था जहांगीर से कंपनी को का जो फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति ले चुका था 1608 में। और इसी कारण सूरत में कंपनी का जो फैक्ट्री था उसका आधारशिला डाला गया। एग्जाम में पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहली फैक्ट्री की आधारशिला डाला गया था कहाँ डाला गया था? तो वह सूरत में डाला गया था। कब डाला गया था? तो 1608 में। ठीक है, इतना समझ में आया। किंतु होता क्या है कि उस समय मुगल जो दरबार था उसमें पुर्तगालियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था। इस वजह से क्या किया गया कि पुर्तगालियों के प्रभाव में आके मुगल बादशाह के द्वारा इस अनुमति को वापस ले लिया गया। इस वजह से यह जो फैक्ट्री थी उसका निर्माण कार्य बंद हो गया। आगे चलकर 1611 में एक व्यक्ति है, उसका नाम है कैप्टन मिडल्टन। क्या नाम है? कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन। इस कैप्टन मिडल्टन के द्वारा व्यापार करने की अनुमति लेने में
सफल हो गया। ठीक है, कौन? तो कैप्टन मिडिल्टन। इस वजह से यह जो सूरत में फैक्ट्री का आधारशिला डाला गया था वह कंप्लीट होता है 1613 में। इस कंपनी का निर्माण का शुरुआत हुआ था फैक्ट्री का, सॉरी कंपनी नहीं, फैक्ट्री यानी व्यापारिक कोठी। इसका निर्माण का शुरुआत हुआ था 1608 में, जबकि पूरा हुआ था 1613 में। इसी बीच जब कैप्टन मिडल्टन था, इसके द्वारा मुगल बादशाह से अनुमति ले लिया गया व्यापार करने के लिए। तो उस समय 1611 में, कब? 1611 में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया। सूरत वाला निर्माण कब हुआ? 1613 में, तो इसे पहली फैक्ट्री तो नहीं बोलेंगे, हालांकि पहली फैक्ट्री की आधारशिला यहीं डाला गया था। किंतु यदि एग्जाम में पूछेगा कि पहली फैक्ट्री ब्रिटिशों के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, तो 1611 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्थान था मसूलीपट्टनम। कहाँ था? मसूलीपट्टनम। इस मसूलीपट्टनम कहाँ पे पड़ता है? तो यह आंध्र प्रदेश में एक स्थान है। कहाँ पे है मसूलीपट्टनम? तो आंध्र प्रदेश में स्थान है। और यह दक्षिण भारत की तरफ से कह सकते हैं कि पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, पूरे ओवरऑल में भी और दक्षिण भारत में भी यह पहली फैक्ट्री थी। इतना आया समझ में? इसके बाद 1611 में तो हो गया इसका स्थापना। और मिडल्टन का नाम थोड़ा याद रखिएगा कि महत्वपूर्ण है, क्योंक61 प्रमुख रूप से जब पूरी तरह से सफल व्यापारी के अनुमति लेने में यह मिडल्टन ही हुआ था। इसके बाद आता है 1661 का समय। कब? 1661। 1661 में पुर्तगालियों के द्वारा अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह है। कब? कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो ब्रिटिश के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। कौन थे? तो चार्ल्स द्वितीय थे। इन चार्ल्स द्वितीय के साथ जब राजकुमारी का विवाह किया गया तो पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई को इस चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में प्रदान कर दिया गया। तो बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में किसने प्रदान किया था? तो वह पुर्तगाली ही थे। आया समझ में? और यह चार्ल्स द्वितीय जो है इस बम्बई क्षेत्र को 1668 में, कब? 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया गया। कितने पे? तो 10 पाउंड पे 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया गया। और इसी बम्बई क्षेत्र को मिलाकर इसका नाम था जेराल्ड ओंगियर। और जेराल्ड ओंगियर के द्वारा आधुनिक बम्बई नगर की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो जेराल्ड ओंगियर के द्वारा। तो आधुनिक बम्बई नगर की स्थापना किसने किया? तो उसका नाम था जेराल्ड ओंगियर। जेराल्ड ओंगियर। इसके बाद यह जो बम्बई है इस पश्चिमी भाग का क्या किया गया कि पूरे ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश जितने भी कंपनी का क्षेत्र था उसका मुख्यालय बनाया गया। किसे? तो बम्बई को क्या किया गया? पश्चिमी भाग का 1687 में मुख्यालय बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1687 में। तो आधुनिक बम्बई नगर का स्थापना किसने किया? तो जेराल्ड ओंगियर था, जो कि आधुनिक बम्बई नगर की स्थापना किया था। आया इतना समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखेंगे कि 1612 में होता क्या है। थोड़ा पहले चलते हैं। 1612 में एक व्यक्ति था ब्रिटिश, उसका नाम था थॉमस बेस्ट। क्या नाम था? थॉमस बेस्ट नाम था। इस थॉमस बेस्ट के द्वारा क्या किया गया कि पुर्तगालियों को समुद्री क्षेत्र में पराजित किया गया। यानी कि पुर्तगाली के जो जहाजी बेड़ा था उसे पराजित करके जो पुर्तगालियों का एक अधिकार था समुद्री क्षेत्र में उसे तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? तो थॉमस बेस्ट के द्वारा। कब? तो 1612 ईस्वी में।
ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रिटिशों के द्वारा पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, तो वह उड़ीसा के बालासोर में किया गया था। कहाँ पे, तो बालासोर में किया गया था। कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा में है। कब किया गया था, तो वह टाइम पीरियड था 1633। कब, 1633 में उड़ीसा के बालासोर में पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया। किंतु ओवरऑल पूछेगा कहाँ था, तो 1611 में मसूलीपट्टनम था। ओके, आया समझ में? ठीक है। 1686 का टाइम पीरियड था। कब, 1686 का। 1686 में ये जो ब्रिटिश थे वह हुगली को लूट लिए, और 1686 में जो मुगल बादशाह थे उस समय उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था, औरंगजेब उस समय मुगल बादशाह था। और यहाँ जो ब्रिटिश हुगली को लूटे तो औरंगजेब इन पे आक्रमण करके इन्हें पराजित करके हुगली से खदेड़ देता है, और विभिन्न क्षेत्रों से जैसे विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम आदि से क्या हुआ कि इनकी व्यापारिक गतिविधियां सूरत से भी इनकी समाप्त हो गई। यानी कि इनका निलंबन वहाँ से हो गया, कह सकते हैं अस्थायी रूप से, क्योंकि औरंगजेब इन्हें खदेड़ कर बाहर कर दिया गया भारत से। इसके बाद हुआ क्या कि मुगल और ब्रिटिश के बीच समझौता होता है, और औरंगजेब जो है 1.5 लाख रुपया के बदले इन्हें फिर से व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। तो कौन, तो हुगली पर ब्रिटिशों का प्रभुत्व का किसने चुनौती दिया था, तो वह औरंगजेब ही था जो इनके प्रभुत्व को चुनौती दिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले इसको एक बार फ्रेश कर देते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था जो एग्जाम की दृष्टि से वह भी महत्वपूर्ण है, उससे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद नाम आता है अजीम उस शान का। अजीम उस शान के द्वारा क्या किया गया कि 3 गांव को इन ब्रिटिशों को प्रदान किया गया। किसके द्वारा, तो अजीम उस शान के द्वारा। वो कौन कौन से गांव थे, तो वह गांव थे कालीकता, कालीकता, एक था सूतानाती, सूतानाती, और एक था गोविंदपुर, गोविंदपुर। कालीकता, कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुर, गोविंद, एक सेकेंड, गोविंदपुर। लिखने में होता क्या है कि समझाने पर भी ध्यान रहता है और लिखना भी पड़ता है, इस वजह से कहीं ना कहीं लिखना होता है कुछ लेकिन लिखा जाता है कुछ, थोड़ा इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ जो टाइम पीरियड था 1690 था। 1690 में अजीम उस शान के द्वारा, इसे भी आप लोग देख ले कौन था, तो अजीम उस शान, अजीम उस शान के द्वारा इन तीनों गांवों की जो जमींदारी है या जो क्षेत्र है इसे ब्रिटिशों को प्रदान किया गया। और इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक व्यक्ति था, ब्रिटिश व्यक्ति, जिसका नाम था जॉब चार्नोक। एक जॉब चार्नोक के द्वारा इन क्षेत्रों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता नगर का स्थापना किया गया था। तो कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, कलकत्ता शहर की, कलकत्ता शहर का स्थापना किसने किया, तो वह व्यक्ति था जॉब चार्नोक। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कलकत्ता नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कौन था वह व्यक्ति, तो वह जॉब चार्नोक ही था। और इसी कलकत्ता में एक किला का निर्माण किया गया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था, तो फोर्ट विलियम किला। कहाँ पे, तो कलकत्ता में। और यह जो किला है इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वह कौन था, तो उसका नाम था चार्ल्स आयर। क्या नाम था, उसका नाम था चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर। तो
पूछेगा एग्जाम में कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया, तो जॉब चार्नोक ने। किंतु पूछेगा कि फोर्ट विलियम किला कहाँ पे था, तो वह कलकत्ता में ही स्थापित था। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसका नाम था फ्रांसिस डे। क्या नाम था? फ्रांसिस डे। यह फ्रांसिस डे कौन था? तो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसके द्वारा 1639 में, कब? 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया गया। किसे? तो मद्रास को पट्टे पर लिया गया। तो मद्रास से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वहाँ पे फ्रांसिस डे का नाम अवश्य रहता है। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपको एक बार फिर बता दूं कि बोर्ड पे जितने भी हम बताते हैं वह सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप लोग गौर से थोड़ा ध्यान दे के समझिएगा। तो फ्रांसिस डे के द्वारा 1639 में मद्रास को क्या किया गया? चंद्रगिरी के राजा से पट्टा पर लिया गया और मद्रास शहर का स्थापना किया गया। तो मद्रास शहर का स्थापना किसने किया? तो फ्रांसिस डे था जो कि इसकी स्थापना किया था। और यहाँ पे एक किला का निर्माण किया गया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यह क्या था? एक किला था जिसका निर्माण मद्रास में किया गया था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यह जो मद्रास है इसे कोरोमंडल तट का मुख्यालय बनाया जाता है। क्या? किसका? तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट का मुख्यालय बनाया जाता है। तो कोरोमंडल तट कहाँ है? तो यह पड़ता है, जैसे देखिएगा भारत का जो नक्शा है, दक्षिण भारत का, तो यह जो तट है यह पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है और इसे पश्चिमी तट कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का है, प्रायद्वीपीय भारत का है नक्शा। और इसी जो पूर्वी तट है इसे ही कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट से इस यहीं पे जो था मद्रास था। यहीं पे क्या था? मद्रास था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों को मिलाकर मद्रास के नाम से जाना जाता था और इसी मद्रास को कोरोमंडल तट का मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, इतना आया समझ में आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्लास। यदि आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ सुधार किया जाए तो आप लोग अपना जो है एडवाइस यानी सलाह देख सकते हैं। इसके बाद यदि एग्जाम में पूछेगा कि इन ब्रिटिशों के द्वारा पहला प्रेसिडेंसी नगर किसे बनाया गया था, पहला प्रेसिडेंसी नगर किसे बनाया गया था, तो वह कलकत्ता को बनाया गया था। कहाँ? किसे? कलकत्ता को बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो वह टाइम पीरियड था 1700 ईस्वी में। तो पहला प्रेसिडेंसी नगर इन ब्रिटिशों के द्वारा किसे घोषित किया गया? तो कलकत्ता को घोषित किया गया था। इसके बाद एक डेट आता है 1717। 1717 का डेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय जो मुगल बादशाह था उसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर नाम था। और इस फर्रुखसियर के द्वारा, फर्रुखसियर, इस फर्रुखसियर के द्वारा क्या किया गया कि इन ब्रिटिशों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि यह बीमार रहता था और इसका जो इलाज था एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन। इस विलियम हैमिल्टन के द्वारा इस फर्रुखसियर का इलाज किया गया, जिसके कारण यह खुशी से उनको क्या किया? एक सुनहरा फरमान प्रदान किया। उसमें क्या प्रावधान था? तो उसमें यह प्रावधान था कि 3,000 रुपये वार्षिक किराया के बदले जो ब्रिटिश व्यापारी हैं वह क्या करते हैं कि निःशुल्क भारत में व्यापार कर सकते हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि भारतीय और जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको टैक्स चुकाने में समानता आ गई, यानी कि दोनों में क्या हो गया? बराबरी हो गया और भारतीयों का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। और इस व्यवस्था को मैग्ना कार्टा कहा गया, यानी कि महाधिकार या
मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा तो एग्जाम में पूछेगा कि मैग्ना कार्टा से क्या तात्पर्य है। तो यह फर्गुसियर द्वारा ब्रिटिशों को दिया गया एक बहुत ही किफ़ायती कर में छूट है, जो कि टैक्स में छूट दिया था फर्गुसियर, और इसे महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह का एक कार्य किया था, वह गोलकुंडा का शासक था, गोलकुंडा का सुल्तान था। वह कब टाइम था, तो 1632। 1632 में क्या हुआ कि गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, और उस फरमान के माध्यम से जो गोलकुंडा क्षेत्र है उसमें इन ब्रिटिशों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो इस प्रकार हम लोग ब्रिटिश को देख चुके। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेनिश को। तो ब्रिटिश इस प्रकार हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो डेनिश को हम लोग देखेंगे कि डेनिश कौन थे। तो डेनिश डेनमार्क के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो डेनमार्क के रहने वाले थे। हम लोग देखे थे कि जो डेनिशों की कंपनी है उसकी स्थापना कब की गई थी। यह कार्य आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पिछला लेक्चर में हम लोग डेनिशों को देखे थे कि डेनिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी स्थापना कब किया गया था। यह जो डेनिश थे डेनमार्क से संबंधित थे। किससे, तो डेनमार्क एक क्षेत्र है, देश है, उस डेनमार्क के ये डेनिश रहने वाले थे। और इनके द्वारा अपना जो कंपनी स्थापित किया गया था, कब किया गया था बता देता हूँ मैं ही। उस कंपनी का स्थापना 1616 में किया गया था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके द्वारा अपने व्यापार करने के लिए जो पहली फैक्ट्री है उसे स्थापित किए थे। कहाँ पे किए थे, तो 1620 में किए थे। कब, 1620 में किए थे। कहाँ किए थे, तो ट्रैंकोबार एक स्थान है, ट्रैंकोबार, या इसी को तंजौर के नाम से भी जाना जाता है, तंजौर। और यहीं पे इनके द्वारा 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। इसके बाद एक डेट है 1676। 1676 में इनके द्वारा बंगाल में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। पहली फैक्ट्री कहाँ पे, तो श्री रामपुर में, श्री रामपुर। तो ओवरऑल देखा जाए पहली फैक्ट्री तो 1620 में वैसे भी डेट के हिसाब से भी हो गया, किंतु बंगाल में पूछेगा कि पहली फैक्ट्री का स्थापना कब और कहाँ किया गया था, तो 1676 में। कहाँ पे किया गया था, तो 1676 में कहाँ पे, तो श्री रामपुर में। इसके बाद ये जो डेनिश थे वो भारत में विस्तारित रूप से अपना विस्तार नहीं कर पाते हैं, यानी कहा जा सकता है कि ये लोग भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार करने में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, असफल। इस वजह से ये लोग 1745 में अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों जैसे फैक्ट्रियां, कंपनियां आदि को बेचकर भारत से बाहर चले जाते हैं। किसे बेचते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते हैं, अपनी सभी फैक्ट्रियां, व्यापारिक जो जितने भी सामानें थे वो सभी बेचकर भारत से बाहर चले गए। कब चले गए, तो 1745 में। डेनिश से बस इतना ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि इनका व्यापक रूप से उतना भारत में रहते नहीं हैं और ना ही इनका व्यापक क्षेत्र था। इस वजह से इनके विषय में बहुत ही कम हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद केवल एक बच गया, उसका नाम है फ्रांसीसी। ठीक है, कौन थे, तो फ्रांसीसी। आप लोग कमेंट में बताएं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था। उसकी स्थापना कब किया गया था, यह भी आप ही लोग को जिम्मेवारी है उसे बताने की। कब किया गया था, तो फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया था। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था, 1664 में किया गया था। इस कंपनी को स्थापना करने के लिए वहाँ के शासक थे लुई 14वां। क्या नाम था, तो लुई 14वें के द्वारा, और इनके मंत्री थे कोलबर्ट। क्या नाम था, कोलबर्ट। लुई 14वां और इनके मंत्री
कॉलबर्ट के प्रयासों से इस कंपनी को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो यह शासक थे, तो इस वजह से यह जो कंपनी था एक सरकारी कंपनी था। कैसा कंपनी था? तो कौन सी कंपनी सरकारी कंपनी थी? तो वह फ्रांसीसी थी। और इसका जो सारा खर्च है ये इस फ्रांस सरकार के द्वारा ही उठाया जा रहा था। और इसी वजह से इसे कहा जाता है कि यह जो कंपनी थी एक सरकारी कंपनी थी। इसके अलावा हम लोग फिर एक बार कल के लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि एक और कंपनी था जिस पे सरकार का नियंत्रण था। वो कौन कंपनी था? तो वह डच था। डचों पर भी सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, तो इन फ्रांसीसियों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रैंको कैरो। क्या नाम है? फ्रैंको कैरो। इस फ्रैंको कैरो के द्वारा 1667 में, कब? 1667 में भारत आया। कौन? तो फ्रैंको कैरो। यानी कह सकते हैं कि पुर्तगालियों का जो पहला अभियान था वो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में क्या हुआ था? 1667 में हुआ था। और इनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री का स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था और कब किया गया था? तो 1668 में किया गया था। 64 में आते हैं और 67 में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो वह स्थान है सूरत। कहाँ? सूरत। सूरत कहाँ पे है? तो सूरत गुजरात का एक शहर है। कब स्थापित करते हैं पहली फैक्ट्री? तो 1668 में। कहाँ पे? तो सूरत में। किंतु इनका जो दूसरी फैक्ट्री था उसकी स्थापना 1 साल बाद ही 1669 में कर देते हैं। कब? 1669 में करते हैं। कब करते हैं? कहाँ करते हैं? तो स्थान था मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पे स्थान है? मसूलीपट्टनम आप लोग बताएं कृपया, पीछे बताया जा चुका है। तो वह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री 1669 में इनका क्या किया गया? स्थापित किया गया था। इसके बाद एक जो व्यक्ति है उसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। क्या नाम है? उसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। यहाँ पे हम लोग उसका नाम लिख देते हैं, फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन यह कौन था? तो यह वेलिकोंडा के सूबेदार थे जिनका नाम था शेर खां लोदी। शेर खां लोदी से यह फ्रैंकोइस मार्टिन कुछ क्षेत्र प्राप्त करता है और उस क्षेत्र को मिलाकर पांडिचेरी नगर को स्थापित करता है। किसे? तो पांडिचेरी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो वाया था यह जो था इसका फ्रैंको मार्टिन नाम था, फ्रैंकोइस नाम था, फ्रैंकोइस कैरो। और यह जो था फ्रैंको मार्टिन था केवल। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन। तो पांडिचेरी नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो डेट था 1674। कब था? 1674 में पांडिचेरी नगर की स्थापना किया गया। और इसके विषय में कहा जाता है कि यह जो व्यक्ति था फ्रैंको मार्टिन वो फ्रांसीसी बस्तियों का भारत में वास्तविक संस्थापक था। क्या था? तो वास्तविक संस्थापक फ्रांसीसी साम्राज्य का भारत में कौन था? तो वह फ्रैंको मार्टिन ही था। इसके अलावा हम लोग पुर्तगालियों का भी देखे हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था भारत में वो कौन था? इसे आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। यह तो पक्का आप लोग की जिम्मेवारी होगी, इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, आप लोग को समझा जा चुका है पिछला लेक्चर में, आप लोग को ही बताना पड़ेगा। तो भारत में यहाँ जो फ्रांसीसी बस्ती का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। इतना तक क्लियर हुआ क्लियर। आते हैं अपने हम लोग अब अगले बिंदु पे। एक टाइम पीरियड था वहाँ 1674 ही। 1674 में बंगाल के शासक थे, उनका नाम था शाइस्ता खां। क्या नाम था?
शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। इस शाइस्ता खां के द्वारा कुछ क्षेत्र इन फ्रांसीसियों को प्रदान किया गया। किसके द्वारा? शाइस्ता खां के द्वारा कुछ क्षेत्र प्रदान किया गया और उस क्षेत्र को ये ब्रिटिश मिलाकर क्या तो चंद्रनगर व्यापारिक कोठी को स्थापित करते हैं। चंद्रनगर। चंद्रनगर व्यापारिक कोठी का संबंध किससे है? तो फ्रांसीसियों से है। और कहाँ पे है? तो बंगाल में है। यह एग्जाम में पूछा गया बिंदु है कि चंद्रनगर किससे संबंधित व्यापारिक कोठी था? तो वह फ्रांसीसियों से संबंधित व्यापारिक कोठी था। और यहीं पर वो लोग एक किला का निर्माण करते हैं जिसका नाम था फोर्ट ओरनलियस। फोर्ट ओरनलियस। ओरनलियस। तो फोर्ट ओरनलियस किला का निर्माण कहाँ किया गया था? तो चंद्रनगर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है। और इनका एक जो महत्वपूर्ण गवर्नर था उसका नाम था डुप्ले। यह जो डुप्ले है क्या करता है कि फ्रांसीसी साम्राज्य को भारत में विस्तार करने का काफ़ी ज़्यादा जोर शोर लगाता है। और इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश और इन फ्रांसीसियों में कंपटीशन यानी कि एक प्रतिस्पर्धा होने लगा और युद्ध प्रारंभ होता है, कर्नाटक का युद्ध। उस कर्नाटक युद्ध को हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें कर्नाटक के युद्ध के अलावा अन्य सारे युद्ध को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ डुप्ले के द्वारा क्या किया गया कि भारतीय राजाओं के विवाद में हस्तक्षेप करने लगा, यानी कि उस विवाद में यह भी शामिल होने लगा। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करना था। यह तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा यह जब युद्ध में हार जाता है तो इसे तो वापस बुला लिया गया, किंतु इसी के द्वारा जो मार्ग स्थापित किया गया था, जो मार्ग अपनाया गया था, जो रास्ता अपनाया गया था फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार का, वह जो रास्ता था वह ब्रिटिशों को भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि यह डुप्ले ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक मार्गदर्शक साबित हुआ। तो आज का हम लोग का जो लेक्चर है यहीं तक समाप्त करते हैं और कल के लेक्चर में हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी युग या कर्नाटक का जो युद्ध है उसे हम लोग देखेंगे। 3 युद्ध होता है जो कि 20 वर्षों तक चलता है और विभिन्न युद्धों को भी वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोग को सच में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज जय हिंद, जय भारत।